दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे कहानी 15वीं कहानी है अमृतसर आ गया 20 साहनी। सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं। अमृतसर आ गया के लेखक हैं 20 साहनी। संग्रह है पटरिया 1973 ईस्वी में। जो इसमें संग्रह संकलित हैं इस प्रकार हैं। पटरियां, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका प्रस्त, जख्म, पैरों के निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगोड़ा। ये कहानियाँ किसमें? पटरियां संग्रह में संकलित है। प्रतिपादन में शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है कि किस तरह से रेल के डिब्बे में सांप्रदायिकता की नफरत ने जन्म लिया। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे व मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल और बाद में वातावरण भयंकृत यानी कि भयकृत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी। इसमें निम्नलिखित स्थानों का उल्लेख हुआ है। पहले आए हैं पेशावर, दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरे पे वजीराबाद, चौथे पे दिल्ली, पांचवे पे अमृतसर। हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। तो कौन कौन से इसमें नाम आए हैं स्थान के? पेशावर, मुंबई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंश। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य कौन सबसे पहले पड़ा। पात्र है, मुख्य पात्र है, कथावाचक स्वयं इसमें लेखक है। लेखक द्वारा ट्रेन की यात्रा विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल था। यह उस समय की बात है जब देश में विभाजन होता है, तो विभाजन का जो आतंक और भय लोगों के अंदर जो मन में बैठ गया था, उसका माहौल का वर्णन किया गया है कि वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदाय के बीच किस प्रकार अविश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्र दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान दूसरा राज्य बना था, तो उस समय क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लेखक उस स्वतंत्रता दिवस के समारोह को देखने के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। दुबला बाबू पात्र है इसमें। जो लेखक है कथावाचक का सहयात्री है, यानी कि लेखक के साथ यात्रा करने वाला है। जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा, यानी कि जो लेखक है बाबू दुबला बाबू जो है वो पेशावर का था। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। दंश माने भय। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र की मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे में 3 पठान हैं जो पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि एक ट्रेन का डिब्बा है, उस डिब्बे में 3 पठान और एक दुबला बाबू है। तो तीनों पठान दुबला बाबू का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौन पात्र में सरदार लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। विनोद प्रिय है, अधिकतर कोई बात कह खी करके हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया है जो नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। एक बुढ़िया है जो पात्र है इसमें, वो कहती है कि इसे ट्रेन से मत उतारो, तुम्हें दिक्कत है तो तुम इसे मेरे पास बैठा दो।
भिस्ती पात्र है, इसमें दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है और महज एक बार ही इसका जिक्र हुआ है भिस्ती का। प्रमुख उदाहरण है। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी छुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही छुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, झुटपुटा और भी गहरा चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, मुंबई क्यों छोड़ेंगे। तो पहला कथन, दूसरा कथन। तीसरा है, कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश तो दूसरी और हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है कि देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस चुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी। साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था, और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बढ़िया। ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। शहर में आग लगी थी। बात बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा तो दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे जैसे पानी अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास के बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जो उठकर मेरी सीट पर आ बैठे हैं, नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता है डिब्बा लाशों से भरा है। चीप की दावत भी सानी इसके लेखक है। नेक्स्ट कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि है, पहला पार्ट 1957 ईस्वी में और इसमें कुल 15 कहानियां संग्रहित है। किसमें? चीप की दावत पहले पार्ट में। यह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह कौन सा? भाग्य रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिपादक मध्यम वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाला है। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है। कहानी कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। मुख्य पात्र में सामनाथ, जो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है, पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपना स्वार्थ सिद्ध भी करता है। बूढ़ी माँ है जो सामनाथ की निरक्षर विधवा माँ है, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज। खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खराटे लेती है।
जिससे आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चीड़ है। चीफ से मिलने पर संकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गांव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट। फुलकारी कहाँ कौन से गांव का सबसे सुंदर रूप है? तो पंजाब का। चीफ सामनाथ के बोझ जिसकी वे खुशामद करता है। संत्रात परंतु सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। बकौल चीफ उसे गांव के लोग बहुत पसंद है। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। सामनाथ की माँ से कहने की बूढ़ी माँ से कौन गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है? चीफ। गोनपात में सामनाथ की धर्मपत्नी है जिसमें दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल। चीफ की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र है। विशेष है बूढ़ी माँ सोम को अपमानित महसूस करती है परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है वह कहानी का केंद्र में है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शनीय प्रिय हो गया है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। प्रमुख उदाहरण है कथन है घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी है। अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। बताओ, बेटा कहता है अपनी माँ से। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैं अपना खा पहन लिया, अब क्या करूंगी। जो थोड़े दिन की जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी और तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनके झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। नेक्स्ट कहानी है सिक्का बदल गया। इसकी लेखिका है कृष्णा सोफ्ती। सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे में संग्रहित है। 1980 ईस्वी में इसमें है कुल 24 कहानियां संग्रहित है। नंबर 1, कुछ नहीं कुछ नहीं। नंबर 2, दो रो दो बाहें। दोहरी सांस। सिक्का बदल गया। मेरी माँ कहाँ है? डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दादी अम्मा। बदली बरस गई। गुलाब जल गडेरिया। एक दिन जिगरा की बात। न गुल था न चमन था। धोरी सांझ। पहाड़ों के साय तले कलगी, लामा, नफीसा, कामदार, भीकम लाल। विषय वस्तु है इसकी। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां सहानी शादी के बाद आई थी उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी सी उम्र के बच्चों की तरह पाला। सबका ध्यान सहानी की संपत्ति पर है। सहानी चेनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है और वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि सहानी यह घर छोड़ दे।
मुख्य पात्र में है साहनी है, जो जमींदार शाहजी की पत्नी है। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, विस्थापित में अलग होना। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी। सेरा हसेना का पति और साहनी का कामगार है। माँ अपनी माँ के मरने के बाद साहनी के यहाँ पला। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहनी को मारने की सोचता है और मार नहीं पाता। गोंदपात में हसेना, जो सेरा की पत्नी है। साहजी है, साहनी का पति है, जमींदार है। फिरोज साहनी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला। जैना सेरा की माँ है, जो मर गई थी। नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जोलदार, दाऊद खान इंस्पेक्टर, इस्माइल रसूली। भारत पाक विभाजन के होने के कारण विस्थापन के दर्द को की कहानी है। अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी। विभाजन में उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। प्रमुख उदाहरण है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सी लग रही है। वह पिछले 50 वर्षों से यह नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहनी साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। नेक्स्ट कथन है, ये साहजी की ही असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई और यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लागोगे यह दोहरी डेरी, जिस पर एक दिन वे रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है, किसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले और वक्त बदला। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीज झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे रूधे गले से कहा, रब तुहानु सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शी। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। नेक्स्ट कर रहे हैं, रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मेरी, मैं वहीं छोड़ आई। नेक्स्ट कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। संग्रह है ठिठुरता व गणतंत्र, 1970 ईस्वी में। ठिठुरता व गणतंत्र कर कमल हो गए। वह जो आदमी है न, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई। सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता। मुखड़ा क्या देखे फोटो। सब टेनेंट की कथा। फोन टालने की कला। अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले। मेरे जी कट के नाम। एक काना एक ऐचक ताना। चांद पर नहीं जा सका। साहित्य और नंबर 2 का कारोबार। ग्रांट अभी तक नहीं आई। तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं। पात्र है मातादीन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन एमडी साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए।
इस बात के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल है जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। गोनपात में अब्दुल गफूर जो मुंशी भारतीय पुलिस में है। बलभद्र है जो हवलदार है। रामस जीवन जो हवलदार है। विषय वस्तु है प्रतिपाद है भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग। पुलिस द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस और व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। विशेष हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग किया गया है। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस की शिक्षित कर सके। सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। आदमी मारा गया तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को तो सजा होनी चाहिए। सवाल है किसको सजा होती है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। नेक्स्ट करते हैं एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। चश्मदीद गवाह का वह नहीं है जो देखे बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। पिता कहानी है और इसके लेखक है ज्ञान रंजन। संग्रह है फैंस के इधर उधर 1968। नंबर 1 दिवा सौपनी। कल है खलनायिका और बारूद का पुल। आत्महत्या। सीमाएं फैंस के इधर उधर। शेष होते हुए। पिता। एक नमूना सार्थक दिन। दिलचस्पी। छलावा और सम्मान। नेक्स्ट है नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकराट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेख के दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यम वर्ग परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। उल्लिखित स्थान कौन कौन से स्थान में। धूमनगंज और खुलदाबाद वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य पात्र में सुधीर है जो पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि, घनश्याम नगर का निवासी है। इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं, कलकत्ता के हाल एडरसन के सिले कोट पहनते हैं। गोनपात्र है देवा सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। दादा भाई हैं। प्रमुख उदाहरण और कथन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्कुटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भो सकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हैं। अपनी अमावट, मजाक, गज्जक और दाल रोटी के अलावा। अमावट, गज्जक, दाल रोटी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाय बगाए मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन,
को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकार समय व्यतीत क्या करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींचने के नीचे लाकर सुला देते, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो। वज्र अहंकारी है, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। नेक्स्ट है कथन है, बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और एक विभिन्नता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आवाज कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई है कि किसी भी समय दूर या पास की कोई आवाज अकस्मात आएगी, घड़ी टन टनाटन जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनर्जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ते भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। नेक्स्ट है, इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। 20वीं कहानी है राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का। इसके क्या है, लेखक है। संग्रह राजा निर्बंसिया 1957, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह। देश देवा की माँ, पानी की तस्वीरें, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्बंसिया। विषय वस्तु है, राजा निर्बंसिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करता एक नई कहानी है। चंदा जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। पात्र है, जगपति है जो कथावाचक का स्कूल का दोस्त है। वकील के यहाँ मुहर्रिर है, चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल। मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा जगतपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा प्राप्त होती है। जगतपति और चंदा मैनपुरी के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। बच्चन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर है। मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला हो गया। लकड़ी के धंधे में जगतपति साझीदार है। नेक्स्ट है राजा निर्बंसिया, एक राज्य का संतानहीन राजा, कुशल शासक है। महत रानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग करता है। रानी है जो मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित, अंत में दो पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत की परीक्षा होती है। गौन पात्र में माँ है जो कथावाचक की माता, जो बच्चों को राजा निर्बंसिया की कथा सुनाती है। कथावाचक है मैट्रिक पास, जो कथा कहने वाला है वो 10वीं पास है। जमुना और सुनार और चाची है। विशेष है, लोक कथात्मक शैली पर आधारित कहानी है। प्राचीन और आधुनिक युग की दो समांतर कथाएं, राजा निर्बंसिया की कथा और जगतपति तथा चंदा की कथा। दोनों कथाएं इस कहानी में साथ साथ चलती हैं। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता की प्रस्तुति है। प्रमुख उदाहरण में भूमिका है, जो आजकल के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिन्हें एक और यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया। नेक्स्ट कथन है, उदाहरण है, नई कहानी की ओर एक और भी उपलब्धि है जो नई भाव भूमि का सृजन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहानी के उदाहरण, करज कोड़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया।
और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही है और नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप है। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परित्याय गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी और उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह, किसकी तरह, सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस जानवर का इसमें वर्णन आया है? सांप का। रात के बहुत बड़े सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें हैं। जगतपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गया, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगतपति की आंखों में नींद न आई। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। नेक्स्ट है, तो फिर क्या, वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही। यूं उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, असुरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसका प्रस्तुत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं, काम ही जिसकी आस है, और सिर्फ वह काम चाहता है, काम। वेरी इंपॉर्टेंट। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात, बाकी के घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन से के दल दल से पार ले जाती है। और नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। इम्पोर्टेंट है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा तो उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए, उन रुपयों में कर्ज का जहर था जो उसी ने मुझे मारा। नेक्स्ट कहानी है 21वीं परिंदे। कहानी है, इसके लेखक है निर्मल वर्मा। प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में हो 1957 में। संग्रह है परिंदे 1959। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। सर था नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी। इस कहानी का केंद्र मध्य वर्ग जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उसे मुक्त होने की अकुलाहट। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी यह पहली कृति है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट। पात्र, मुख्य पात्र हैं लतिका, जो एक पहाड़ी कन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी ग्रीस की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह। बिल्ला नागा क्लब में ग्रीस के परिचय है। मैंने ईट ऑफ कुमाऊं ग्रीस द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम है। देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम लिखा था। मिस्टर ह्यूबर्ट है जो संगीत शिक्षक है। लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। पियानो पर सोफा नोक्टन और चाय वोकोवस्की के कंपोजिशन बजाता है। प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर मुखर्जी है। स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस।
मूलतः बर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन, रास्ते में पत्नी की मृत्यु, व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं, फिलोसोफाइज करके बात कहने की आदत। गोंडपात में मेजर ग्रीस नेगी कुमायूं का रेजिमेंट है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर जो आलसी है। मिस वुड है जो स्कूल की प्रिंसिपल ओलमेड कहकर पुकारा जाता है। फादर एलमेंट है जो चैंपल के पादरी हैं। जूली है जो उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। और नेक्स्ट है सुधा। प्रमुख उदाहरण है मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। डॉक्टर मुखर्जी कहता है होम स्केनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। उसे याद आया कुछ महीनों पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की ही इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलत फहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। इसके कारण वह अपने विश्वास से ऐसा रहता है और अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलत फहमी से जुड़ा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जाना काफी खौफनाक बात है? यह कथन कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी हिम्मत से कहते हैं। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर बढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता से में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलकता रहा है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हैं। पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई है। एक छोटी सी मौत हो जाने आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गुंजों को सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती हैं किंतु मिट नहीं पाती। मिट नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। ह्यूबर्ट का चिंतन है कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। मिसवुड डॉक्टर मुखर्जी से कहते हैं जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी कि कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही हूँ, पर वह नहीं मिला। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता है जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में खोजने का उपक्रम करती है। तब खोई हुई चीज याद रहती है, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है तो उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीते जाते हैं और वह उलझती रहती है। अनजाने में ग्रीस का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर गिलानी होती है और वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है तो कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरफ से चिपटे रहना भी गलत है।
बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा हो गुजर गया और जैसा आप देखती है मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है। यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। आज भी करता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।